चले हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है। बोलता है एक्स लिमिटेड एक कंपनी है, उसने इशू किया है 60,000 शेयर्स 10 रुपए वाले एट अ प्रीमियम ऑफ 20% पेबल एज फॉलोज। 20% प्रीमियम है मतलब 2 रुपया प्रीमियम है। सर तो पुराने क्वेश्चन की तरह ही लग रहा है बेटा, कुछ ना कुछ नया जरूर होगा तभी मैंने क्वेश्चन डाला है। ठीक है, अगर नया नहीं होता तो मैं क्वेश्चन डालता ही नहीं। ठीक है, the company received application for 75,000 shares and allotment was made as follows। ठीक है, कंपनी का ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ, तो पहली बात तो ये क्वेश्चन ओवर सब्सक्रिप्शन का है। दूसरी बात ये क्वेश्चन ओवर सब्सक्रिप्शन पे प्रीमियम का है। ठीक है, लिस्ट वन applicants of 40,000 shares were allotted full, applicants of 25,000 shares were allotted 20,000। तो मतलब ये ओवर सब्सक्रिप्शन का प्रोरेटा भी है प्लस इसके अंदर प्रीमियम का भी क्वेश्चन है, और कुछ रिजेक्शन भी है, 10,000 शेयर्स को हमने रिजेक्ट भी किया है, साथ में फॉरफीचर भी है और शायद लग रहा है साथ में रीइश्यू भी है, साथ में कुछ एक्सपेंसेस भी हैं, बहुत सारी चीजें हैं क्वेश्चन में। दैट्स वाई मैंने क्वेश्चन को डिस्कशन का पार्ट बनाया है। बोलता अ शेयर होल्डर टू होम 200 शेयर्स वर अलॉटेड अंडर लिस्ट वन। मतलब ये कैटेगरी वन का शेयर होल्डर है जिसको अलॉट हुआ है 200 शेयर्स, फेल्ड टू लिस्ट वन पेड फुल अमाउंट ड्यू ऑन शेयर्स अलोंग विथ अलॉटमेंट मनी। इसने सारा का सारा पैसा जितना भी ड्यू था वो अलॉटमेंट पे ही चुका दिया। अनदर शेयर होल्डर होल्डिंग 600 शेयर्स फेल्ड टू पे अमाउंट ड्यू ऑन कॉल। एक दूसरा शेयर होल्डर था, एक मिनट रुकिएगा, अस्सलाम वालेकुम। हाँ क्लास ले रहे हैं मम्मी, गुलाब भी है। चलिए आगे बोलता है एक दूसरा शेयर होल्डर है होल्डिंग 600 शेयर्स फेल टू पे द अमाउंट ड्यू ऑन कॉल। तो पहला एक शेयर होल्डर का कॉल्स इन एडवांस है, दूसरा शेयर होल्डर का हमारे पास में क्या है, कॉल्स इन एरियर है। हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड, तो ये जो शेयर होल्डर साहब हैं इनका शेयर्स हमने फॉरफिट कर लिया। एंड 500 ऑफ दीज शेयर्स, और इनमें से 500 शेयर्स हमने क्या किए हैं, 500 शेयर्स ऑफ दीज वर सब्सिक्वेंटली रीइश्यूड एज फुल्ली पेड एट द रेट 11 पर शेयर। बताइएगा मेरे को, ठीक है बताइएगा बेटा कि ये आपका पार्शियल रीइश्यू जो है, ये जो रीइश्यू हो रहा है ये रीइश्यू किस चीज पे है, रीइश्यू प्रीमियम पे है या रीइश्यू डिस्काउंट पे है? रीइश्यू प्रीमियम पे है या रीइश्यू डिस्काउंट पे है? प्रीमियम पे। ठीक, चलिए आगे अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। बोलता है एक्सपेंसेस ऑफ इशू केम टू ₹20,000 विच वर फुल्ली रिटन ऑफ अगेंस्ट सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, ये पॉइंट मैं आपको समझाऊंगा कि ये क्या चीज है, कैसे कैसे इस चीज को हम लोगों को लेकर के चलना है। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन अपना क्या है, तो इस क्वेश्चन में शुरुआत से हम लोगों को सबसे पहले एंट्रीज वगैरह देखनी है और सारा सारा नॉर्मल एंट्रीज वगैरह करना है, फिर देखना है कि कैसे हम लोग इस एंट्री को सेटल कर रहे हैं, कैसे हम लोगों ने क्या किया है, ये सारी बातें हम लोगों को देखनी है। चलिए तो हम लोग इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं बनाना। आप भी मेरे साथ में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, और कहते दोनों लोग मिल करके इस क्वेश्चन को समझने की और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन आपके पास में जा चुका है, आप क्वेश्चंस को पढ़िए और मेरे साथ में इसको देखने की कोशिश कीजिए। इशू ये इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस है, ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड में आने की पूरी पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है, इशूड है 60,000 शेयर, जिसको जहां जो बात नहीं समझ में आएगी मैं वो सारी बातें समझाते हुए चलूंगा, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। ठीक है, 60,000 शेयर्स इशूड है एट द रेट ₹10 +2, 2 रुपया प्रीमियम है। एप्लीकेशन पे अपन लोग कितना ले रहे हैं, तो एप्लीकेशन पे अपन लोग ले रहे हैं 5 रुपया इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो एप्लीकेशन को अगर तोड़ के लिखना हो तो 3 + 2 लिखिएगा। अलॉटमेंट, ठीक है, और कृपया करके जैसे हम समझाते हैं उस तरीके से बनाने की कोशिश कीजिएगा। फर्स्ट कॉल, क्योंकि कंपनीज में जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल सीधे ही, अच्छा एक ही कॉल है,
तो कोई दिक्कत नहीं है। 4 3 7 3 10 रुपया प्लस 2 रुपया प्रीमियम का आ गया, 12 रुपया हो गया अपने पास में। ठीक है, तो ये हमारे पास में चीजें आ गई। आगे चलते हैं, आगे इसके बाद देखते हैं, ये तो हमने नॉर्मल बात लिखी है। उसके बाद बोलता है 75,000 शेयर्स पे पैसा आया। तो वर्किंग नोट नंबर 1 अगर चाहे तो यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि अपने को सारी चीजें समझ में आ रही हैं, पता है। बोलता है हमारे पास पैसा आया, तो अमाउंट रिसीव्ड, अमाउंट रिसीव्ड कितना अमाउंट रिसीव्ड हुआ? 75,000 शेयर्स पे अपन को मिला होगा 5 रुपया, क्योंकि हर वो शेयर होल्डर जिसको कंपनी ने बोला होगा कि आप एप्लीकेशन डालो, हर शेयर होल्डर जब एप्लीकेशन डाल रहा होगा तो वो शेयर होल्डर क्या कर रहा होगा? वो शेयर होल्डर प्रीमियम के साथ अपना एप्लीकेशन डाल रहा होगा। किसी शेयर होल्डर ने ऐसा नहीं किया होगा कि बिना प्रीमियम का पैसा डाला होगा। तो हाँ सर, ये बात हम समझ गए कि आपने बोला। तो 75,000 गुने 5, ये अमाउंट बनता है 5 पचे 25 के 5 हाथ में दो, 5 सते 35, 2 37, 3,75,000 ये अमाउंट बनता है। जी सर, यहां तक समझ आ गया? हाँ सर। ILS यूटिलाइज्ड इन एप्लीकेशन बाय कंपनी, कंपनी के द्वारा एप्लीकेशन पे यूटिलाइज कर लिया गया होगा। तो भाई वी हैव द एबिलिटी कि 60,000 शेयर्स पे हम 5 रुपए के हिसाब से यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, बिकॉज इशूड नंबर ऑफ शेयर 60,000 है, 5 रुपए के हिसाब से। मैं इसमें प्रीमियम का ब्रेकअप नहीं कर रहा हूं, मैं सीधे 5 रुपया लिख दे रहा हूं कि यूटिलाइज कर लिया होगा। आप ये अंडरस्टैंड कर जाएंगे बेटा कि 3 रुपया शेयर कैपिटल में यूटिलाइज हुआ होगा, 2 रुपया प्रीमियम पे यूटिलाइज होगा। मैं एक बार पूरा अमाउंट यूटिलाइज लिख के निकाल रहा हूं। जब मैं जर्नल एंट्री में ट्रांसफर करूंगा तो मैं शेयर कैपिटल अलग ट्रांसफर करूंगा, सिक्योरिटी प्रीमियम अलग ट्रांसफर करूंगा। ठीक है, जिस बच्चे को जहां भी कंफ्यूजन होगा वो पूछता हुआ चलेगा। ठीक है, अगर इन केस उसको कंफ्यूजन होता है, अननेसेसरी क्वेरीज नहीं डालेगा, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करके खुद ही बताता हूँ। ठीक है, हाँ, लेकिन अगर आपको तभी भी लग रहा है कि मुझे कहीं पे कंफ्यूजन है, आप जरूर कंफ्यूजन पूछिए। तो यूटिलाइज्ड 3 लाख रुपया हम यूटिलाइज कर लेंगे। ठीक है, ये 3 लाख रुपए में प्रीमियम भी यूटिलाइज करेंगे और शेयर कैपिटल भी यूटिलाइज करेंगे। अपन पास बच जाएगा 75,000 रुपये। ठीक है, ये 75,000 रुपया हम एक्स्ट्रा कहाँ ट्रांसफर करेंगे? तो ये 75,000 रुपया हम देखते हैं कि कहाँ ट्रांसफर करना है, या इसमें से कुछ वापस भी करना है। तो भाई देखते हैं, हमारे पास कैटेगरी ए में फुल अलॉटमेंट है, कैटेगरी बी में पार्शियल अलॉटमेंट है, कैटेगरी 3 में कोई अलॉटमेंट नहीं है। तो भाई वापस भी करना पड़ेगा। लेस मनी रिफंडेड, मनी रिफंडेड, इसलिए मैं ब्रैकेट में लिखता जा रहा हूं कितना क्या, ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, 10,000 शेयर्स पे 5 रुपए के हिसाब से 10,000 शेयर्स, ये जो एप्लीकेशन आया था इस पे हमने इनको कोई भी शेयर अलॉट नहीं किया। तो 10,000 गुने 5, 50,000 रुपया हमने क्या कर दिया, यहां से माइनस करके हटाइए। अभी आपके पास बचा 25,000 रुपया, एंड दिस इज एक्स्ट्रा मनी यूटिलाइज्ड इन अलॉटमेंट। ठीक है, ये एक्स्ट्रा पैसा है जो हम अलॉटमेंट पे यूटिलाइज करेंगे। आइए, अगर यहां तक आपको समझ में आ गया है तो हम यहाँ पे जर्नल एंट्री नंबर 1 पास कर देते हैं। आप अगर जर्नल एंट्री में क्लियर होंगे तो आपको जर्नल एंट्री समझ में आ जाएगी कि क्या जर्नल एंट्री होगी। अगर जर्नल एंट्री आपको समझ में आ रही है तो हम यहाँ पे जर्नल एंट्री करेंगे। बताएं जरा क्या जर्नल एंट्री होगी, बताएं क्या जर्नल एंट्री होगी। हाँ, पहली जर्नल एंट्री होगी यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 3,75,000 रुपए से। अगली जर्नल एंट्री, सेकंड नंबर जर्नल एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 3,75,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट
शेयर कैपिटल में आ जाएगा 60,000 गुने 3, 1,80,000 रुपया टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ये आ जाएगा तुम्हारा 60,000 गुने 2, 1,20,000। चाहे तो आप यहाँ लिख सकते हैं 60,000 गुने 3, यहाँ 60,000 गुने 2। ये हो गई आपकी 2 एंट्रीज। आगे 2, शेयर कैपिटल में पैसा ट्रांसफर किया, सिक्योरिटी प्रीमियम में पैसा ट्रांसफर किया, अब मनी रिफंड किया हमने, तो 2 बैंक अकाउंट कितना 50,000 एंड 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, अलॉटमेंट में कितना एक्स्ट्रा ट्रांसफर किया हमने, 25,000 रुपया हमने ट्रांसफर किया अलॉटमेंट में। इन सब के लिए आप चाहें तो वर्किंग नोट नंबर 1 रेफर कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ऐसे लिखना है आप ऐसे लिख सकते हैं, वर्किंग नोट नंबर 1 रेफर करा सकते हैं किसी को भी। आइए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एंट्री हम लोग करेंगे शेयर अलॉटमेंट को ड्यू करने की। ठीक है, तो अलॉटमेंट पे कितना रुपया हमने मांगा है, 3 रुपया, आसान एंट्री है। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 60,000 गुने 3, 1,80,000। जो एंट्री आपको रिपीटेटिव लग रही होगी उसमें थोड़ा सा आपको लग रहा होगा बोरिंग, लेकिन इसमें कुछ नहीं कर सकते बेटा, क्योंकि अगर कंप्लीट क्वेश्चन अपने को डिस्कस करना है तो ये करना पड़ेगा अपने को। ठीक है, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 1,80,000। अब आओ, अब कुछ बात निश्चितता के साथ कह सकते हैं कि 1,80,000 रुपया तो अपने को पूरा 1,80,000 तो मिलेगा नहीं, ये बात तो सबको क्लियर है, क्योंकि सबसे पहले यही दिख रहा है कि एक्स्ट्रा तो 25,000 रुपया पहले से ही अलॉटमेंट का हमें मिला हुआ है, जिसको लेकर के हमने रखा हुआ है अपने वर्किंग नोट में। ठीक है, और इसको हम आगे क्या करने वाले हैं, तो इसको हम अलॉटमेंट पे एडजस्ट करने वाले हैं। तो एक तो अपन को ये बात पता है, दूसरी बात क्या है, तो देखते हैं दूसरी बात हमारे लिए क्या लिख रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा था कि अ शेयर होल्डर टू whom 200 shares were allotted under list 1 paid full amount due on shares along with allotment money। तो ठीक है भाई, कहने का मतलब क्या आया, कहने का मतलब आया कि भाई एक शेयर होल्डर जिसके पास 200 शेयर्स था, अलॉटमेंट पे ही वो पूरा पैसा दे दिया। तो ठीक है भाई, अलॉटमेंट पे तो अगला जितना दिया दिया, फर्स्ट कॉल का भी पैसा उसने कहां दे दिया, तो उसने फर्स्ट कॉल का भी पैसा दे दिया अलॉटमेंट के साथ ही, कोई बात नहीं। वर्किंग नोट नंबर 2, अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। ठीक है, कितना हमें मिला, कितना हमें मिला, तो हम लिखते हैं इसके लिए मनी ड्यू, कितना मिलना चाहिए था, 1,80,000 लेस ऑलरेडी रिसीव्ड एडजस्टेड। ऑलरेडी जो रिसीव था उसको हमने एडजस्ट किया, दिस अमाउंट 25,000। तो 1,55,000, नॉर्मल कंडीशन में हमें 1,55,000 मिलता। ठीक है, लेकिन कुछ और एक्स्ट्रा मिल गया, एड एडवांस रिसीव्ड, कितना, तो 200 शेयर्स पे फाइनल कॉल 4 रुपया, तो 800, 1,55,800 ये अपन को मिला है। ठीक है, 1,55,800 मिला है। ठीक है, अब इसको सिर्फ सेट करके लिखना है कि ये कैसे कैसे अपने को मिला है, सेट करके लिखना है, तो कुछ नहीं है, बहुत इजी है। पैसा मिला तो हम एंट्री करेंगे 4th नंबर, बैंक अकाउंट डेबिट, वर्किंग नोट नंबर 1, सॉरी वर्किंग नोट नंबर 2, वर्किंग नोट नंबर 2, 1,55,800 टू
शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट का कितना मिला है? तो शेयर अलॉटमेंट का तो मात्र 155 ही मिला है, ठीक है, बाकी तो कॉल्स इन एडवांस है। तो शेयर अलॉटमेंट 1,55,000 एंड 2 कॉल्स इन एडवांस अकाउंट 800, ठीक है। ये भी कहां से निकाला? तो ये भी निकाला हमने वर्किंग नोट नंबर 2। आप जगह जगह वर्किंग नोट का रेफरेंस देते जाएंगे तो एग्जामिनर को आसान रहेगा और आपको मार्क्स भी पूरा मिलेगा, ठीक है। और अगर आप इस तरीके से क्वेश्चंस नहीं बनाएंगे तो भाई आप किस भी तरीके से बना के आ जाएं, बोर्ड में आपको नंबर में कटौती होगी अगर आप वर्किंग नोट नहीं बनाएंगे बेटा, ठीक है। आप सुने और इस बात को समझें कि मैं ये बिल्कुल आपको सही बोल रहा हूं कि बोर्ड में कटौती होगी। आइए एंट्री नंबर 5। अब आगे क्वेश्चंस को रीड कीजिए और देखिए कि क्या हुआ है। आगे बोलता है अनदर शेयर होल्डर होल्डिंग 600 शेयर्स फेल्ड टू पे द अमाउंट ड्यू ऑन कॉल, ठीक है। तो पहले कॉल को ड्यू तो करें, कॉल ड्यू कर रहे हैं। फर्स्ट एंड फाइनल यहां पे लिखाएगा शेयर, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। 4 रुपए के हिसाब से 60,000 शेयर्स पे 2,40,000 रुपया बनता है, 2,40,000। आइए अब पैसा रिसीव करने की बारी आई फाइनल कॉल पे। आइए तो देखते हैं, यहां पे भी एक वर्किंग नोट चाहिए अपने को, थोड़ा सा छोटा सा एक वर्किंग नोट चाहिए। तो हम लोग एक वर्किंग नोट यहाँ पे बना लेते हैं। इस जगह को मैं डिलीट करता हूँ, इरेज करता हूँ, एक वर्किंग नोट यहाँ पे छोटा सा बनाते हैं, क्योंकि ये तो अपने लिए अब कोई इंफॉर्मेशन उतना जरूरी नहीं है। आइए वर्किंग नोट नंबर 3, अमाउंट रिसीव्ड ऑन फाइनल कॉल। कितना पैसा रिसीव होगा फाइनल कॉल पे? तो अमाउंट ड्यू, अमाउंट ड्यू 2,40,000 ड्यू था, लेस कॉल्स इन एडवांस जो कि ऑलरेडी मिल चुका है 800 रुपया, एंड लेस कॉल्स इन एरियर जो नहीं मिला या नहीं मिलेगा, ठीक है। अभी तो फिलहाल तो हम यही बोलेंगे कि नहीं मिला, अभी तो फिलहाल हम यही बोलेंगे कि नहीं मिला, ठीक है। तो कितना नहीं मिला, कितने शेयर्स पे कितना रुपया नहीं मिला? तो भाई अपने को 600 शेयर्स पे 4 रुपया नहीं मिला, तो 2400, 2400। तो ये वैल्यू आ जाएगा 2,40,000 और -800 -2400, 2,36,800 आना चाहिए। एक बार मैं चेक कर लेता हूं, 2,40,000 -2400, 2,36,800 जी, ठीक है। 2,36,800 रिसीव्ड, ठीक है। बहुत आराम आराम से आप एंट्री करेंगे, आप तेज भी कर सकते हैं, मेरा स्पीड कम है बिकॉज मैं समझा रहा हूं लोगों को, ठीक है। 2,36,800 कॉल्स इन एरियर डेबिट 2,400, और कॉल्स इन एडवांस को भी डेबिट कीजिए। कॉल्स इन एडवांस जो पहले से लाइबिलिटी था अब उसको एडजस्ट कीजिए, हटाइए। कॉल्स इन एडवांस डेबिट 800 और 2 शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, यहां पे कितना बैलेंस आ जाएगा? 2,40,000, 2,40,000। अगर आपको फर्स्ट कॉल की एंट्री तक में कोई कठिनाई है तो आप पूछ सकते हैं। अगर फर्स्ट कॉल की एंट्री तक में आपको कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क।
अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, अगर साउंड लैग और वीडियो लैग किसी का हो रहा है, ठीक है, तो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है, हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। इन केस देयर इज अ साउंड लैग और वीडियो लैग तो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है, ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका है जितने देर की क्लास हुई है पूरी। हम तुरंत इसको डलवाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, हम तो नहीं रहेंगे लेकिन हम किसी से डलवाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आपको 2 बजते बजते ये रिकॉर्डिंग्स भी आपके पास में आ जाएंगी, इन केस अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है या नहीं सुनाई दे रहा है तो, ठीक है। चलिए, यहां तक जिनको प्रॉपर दिखाई और समझ आ रहा है, क्या उनको ये चीज यहां तक समझ में आ गई या अभी भी कोई कठिनाई है? प्लीज रिस्पॉन्स करेंगे ताकि मैं आगे बढ़ पाऊं। मैं आपके रिस्पॉन्स का वेट कर रहा हूं। ठीक है, चलिए। ठीक है, तो अब बस लास्ट स्टेज पे हम लोग हैं, थोड़ा सा और हम लोगों को देखना है कि क्या है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट रुकिएगा। कहाँ लिखे हैं बेटा, कहाँ पे बताइए? ये वाला, ये वाला, यहाँ, ये 2,36,800 है, 800 यही अमाउंट है, ये वाला अमाउंट ही यहाँ लिखा हुआ है। ये जो कैलकुलेशन किए हैं कि फाइनल कॉल पे कितना रिसीव होगा, 2,36,800। अच्छा कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं। हाँ, और भी मेरे पास आया है डाउट एक दो बच्चों का कि सर नहीं दिख रहा बोर्ड क्लियर। रिकॉर्ड हम कर रहे हैं, पूरा प्रॉपरली रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है, और बस क्लास एंड होते ही थोड़ी देर के अंदर आपके पास में चला जाएगा रिकॉर्डिंग। तो कल मेरा नेट नहीं चल रहा था, इस वजह से प्रॉब्लम थी। आप तो आज तो फिर ठीक चल रहा है, मेरी तरफ तो ठीक चल रहा है, पता नहीं। 2 सेकंड रुकेंगे, हम लोग आगे और करते हैं स्टार्ट। चलिए, जिनका बोर्ड जिनको क्लियर व्यूएबल है वो एक बार स्क्रीनशॉट लेके अपने पास में रख लेंगे, अगर आपको क्लियरली व्यूएबल है तो। नहीं है तो मैं अपने पास में ले लेता हूँ, तो इन केस अगर रेफरेंस के लिए आगे डेटा लेना पड़ा तो दिक्कत आ जाएगी। चलिए, हो गया, मैंने ले लिया है। आइए, अब मैं इस साइड से वर्किंग्स मिटाता हूं बिकॉज मुझे और सीरीज ऑफ एंट्रीज करनी है। ठीक है, और आप लोग भी अब अपना माइंड बनाइए कि 21 सितंबर के बाद से हम लोग अब इस एसओपी को, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का एसओपी है, उस एसओपी को हैंडल करते हुए उसके हिसाब से हम लोग ऑनलाइन से हटके फेस टू फेस की तरफ मूव करें, ठीक है, कंप्लीट एसओपीज के साथ में, कंप्लीट प्रिकॉशंस के साथ में, विथ प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग, प्रॉपर थर्मल स्कैनिंग हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आप लोग भी अब धीरे धीरे माइंड अपना बनाइएगा कि हम लोग भी अब फेस टू फेस की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, बिकॉज फेस टू फेस में चीजें और तेजी से खींचेंगी और आसानी से और एक्सप्रेसिबल होंगी चीजें। ठीक है, आइए अगला पॉइंट देखें। तो अब तक तो हमने कॉल वॉल सब कर दिया। अब बोलता है another shareholder holding 600 shares failed to pay the amount due on call, his shares were forfeited। चलिए, तो अब हम लोगों को फॉरफीचर की एंट्री करनी है। तो फॉरफीचर की एंट्री तो सब बच्चे जानते ही हैं, मतलब ये क्वेश्चन एक पूरा कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन है, इसमें सारी बात है। ठीक है, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 600 शेयर्स पे ऑलरेडी 10 रुपया मांगा जा चुका है। ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम भी मांगा जा चुका था। सिक्योरिटी प्रीमियम क्योंकि ऑलरेडी पे हो चुका है, इसीलिए आप जानते हैं कि जब पेमेंट हो जाता है सिक्योरिटी प्रीमियम का तो हम कोई छेड़छाड़ नहीं करते हैं, हमने सिर्फ शेयर्स कैंसिल किए। ठीक है, 2, अब देखिए 2, कॉल्स इन एरियर, मतलब जितना पैसा अपने को नहीं मिला था वो कैंसिल कर रहे हैं। तो 600 शेयर्स पे 4 रुपया सामने वाले शेयर होल्डर ने नहीं दिया था, तो हम 2400 रुपया कैंसिल कर रहे हैं। एंड 2, फॉरफीटेड शेयर अकाउंट, कितना दे दिया था? तो 4 नहीं दिया था, इसका मतलब 6 रुपया उसने दे दिया था। अगर 10 रुपए की चीज में से किसी ने 4 नहीं दिया था तो 6 रुपया अगले ने दे दिया था, तो 6 रुपया दे दिया था, तो 3600 रुपया हमने रिजर्व कर लिया, उसका पैसा अपने पास फॉरफीट कर लिया। आइए,
पॉइंट नंबर 8, नाउ अब इन 600 शेयरों में से 500 आपने री इशू किया 11 रुपए का, तो बैंक अकाउंट डेबिट 500 गुने 11 5500 टू शेयर कैपिटल। आपको पता है ऑब्वियसली नॉमिनल वैल्यू से ज्यादा का तो शेयर हो नहीं सकता, 10 रुपए उसकी नॉमिनल वैल्यू थी, तो शेयर कैपिटल में 5000 रुपया जाएगा, और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट कितना हो जाएगा, तो 500 रुपया हो जाएगा। 500 री इशूड शेयर्स पे 1 रुपए का प्रीमियम। वेरी गुड। अब आ गई लास्ट बात, पैसा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। ठीक है भाई, करते हैं कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर। बताइए पर शेयर कितना रुपया आपने फॉरफिट किया था पर शेयर? पर शेयर, मेरा क्वेश्चन सुन के आंसर दिया कीजिए आप लोग, इसीलिए हम गुस्सा जाते हैं। पर शेयर, इतना आप लोगों को इंग्लिश समझ में आना चाहिए। पर शेयर हम लोग कितना रुपया फॉरफिट किए थे? 6 रुपया। इंस्ट्रक्शंस प्रॉपर सुनिएगा, आंसर प्रॉपर अपने आप आएगा। हम लोग पर शेयर 6 रुपया फॉरफिट किए थे, और कितने नंबर ऑफ शेयर्स हमने री इशू किए? व्हाट इज द नंबर ऑफ शेयर्स री इशूड? 500। क्या इन 500 शेयर्स पे हमें कोई डिस्काउंट देना पड़ा है क्या? नहीं, कोई डिस्काउंट हमें नहीं देना पड़ा है। दैट्स वाई इन 500 शेयर्स पे पूरा का पूरा 6 रुपया हम कैपिटल रिजर्व में आराम से इंडिपेंडेंटली ट्रांसफर कर सकते हैं, और वही मैं करने जा रहा हूं। फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट 500 into 6, because we have issued 500 reissued 500 shares, तो हमारे ऊपर ये अलाउंस है कंपनीज एक्ट का कि इस 500 शेयर्स पे जो अपनी कमाई है उसको हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर सकते हैं, और वो हमने ट्रांसफर कर दिया है। ठीक है, दैट हैज बीन ट्रांसफर्ड। लीजिए भाई, ट्रांसफर कर दिया है। अभी भूलिएगा मत, राहत की सांस मत लीजिएगा, एक और एंट्री करनी है। ऐसे नॉर्मल केस में यहां पे एंट्री हो जाती है, खत्म। लेकिन अभी आपको एक और एंट्री करनी है, बिकॉज एक और बात क्वेश्चन में लिखी हुई है, गौर से देखिएगा। एक्सपेंसेस ऑफ इशू केम टू ₹20,000। देखिएगा, expenses on issue came to ₹20,000 which were fully written off against security premium account। तो सबसे पहले भाई सर ये एक्सपेंसेस ऑन इशू क्या है? अरे बेटा, शेयर्स इशू करने में प्रोस्पेक्टस का खर्चा लगा, लिस्टिंग का खर्चा लगा, रिकॉर्डिंग का खर्चा लगा, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा लगा, कंसल्टेंसी फीस पे करनी पड़ी। ठीक है, इन सब चीजों को हम लोग बोलते हैं शेयर इशू एक्सपेंस। ठीक है, तो भाई शेयर इशू एक्सपेंस राइट ऑफ करना है, बुक से हटाना है, तो पहले शेयर इशू एक्सपेंस बुक में चढ़ाएंगे तब तो बुक से हटाएंगे। अभी तक किसी जर्नल एंट्री में हमने शेयर इशू एक्सपेंस को तो रिकॉर्ड ही नहीं किया है। तो अब पहले अंडरस्टूड है कि किसी चीज को अगर बुक्स से राइट ऑफ करना है तो पहले उसको बुक्स में इंटर तो कराओ। तो अब नेक्स्ट एंट्री होगी शेयर इशू एक्सपेंस को शेयर इशू एक्सपेंस अकाउंट डेबिट करके बुक्स में चढ़ाने की। कितने रुपए हैं? एक्सपेंसेस केम टू ₹20,000, 20,000 रुपए भैया मेरा एक्सपेंस है। चलो भाई, टू बैंक अकाउंट, हमने 20,000 रुपया शेयर इशू का एक्सपेंस पे किया होगा, पे करेंगे तभी तो बुक्स में बुक करेंगे। ठीक है, आप यहां पे मेरे से एक सवाल कर सकते थे, सर आउटस्टैंडिंग कर दें तो? मैंने बोला बेटा, जब आपको कोई जानकारी नहीं दी हुई है कि किसके नाम पे आउटस्टैंडिंग करेंगे, किसको ये खर्चा पे करना बाकी था, तो
झंझट में पड़ने से अच्छा है कि सबसे कॉमन अजम्पशन ले लें कि आपने इसका पेमेंट किया होगा, मतलब शेयर इश्यू एक्सपेंस किस पार्टी का बकाया है, ऐसा तो क्वेश्चन कहता नहीं। तो हम आउटस्टैंडिंग को लिखने से अच्छा और उस झंझट में पड़ने से अच्छा है कि वी कैन गो ऑन एंड अज्यूम द बेस्ट अजम्पशन इज दैट इट हैज बीन पेड। अज्यूम करो कि भैया ये पे हो गया है, आपने बोला हाँ सर, ठीक है, और इसी के साथ आपका सेशन हो जाएगा खत्म। तो ऐसा कीजिए कि आप लोग एक बार सेशन चेंज कर लीजिए, फिर से मुझे एडमिट तो करना ही पड़ेगा, तो 2 मिनट टाइम लगा के मैं सबको एडमिट कर लेता हूँ। मैं सेशन एंड कर रहा हूँ, फिर आगे बात करते हैं, बिकॉज इसमें अभी बैलेंस शीट की भी बात करनी है, तो पूरा अभी 15-20 मिनट और इसमें अभी बैलेंस शीट में भी जाएगा, क्योंकि फॉरफिटेड शेयर को बैलेंस शीट में कैसे दिखाते हैं मैं इसी क्वेश्चन में आपको करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो आप लोग सेशन एंड कर रहा हूं, मैं दूसरे सेशन में ज्वाइन कीजिए, रिक्वेस्ट डालिए, मैं एडमिट करता हूँ सबको। ठीक, चलिए। एक बच्चे की गलती की वजह से बेफालतू का काम करना पड़ता है, टाइम वेस्ट होता है। पता नहीं कल किस बच्चे ने तमाशा किया था। हाँ, अरे कोई इधर उधर की आईडी बना करके उससे कुछ लिख विख रहा था, बेफालतू के आईडीज बना के कुछ कुछ लिख रहा था किसी किसी को। खैर चलिए कोई बात नहीं, 9 ही लोग अभी तक ज्वाइन हुए हैं, फिर वो एडमिट का रिक्वेस्ट भेजेंगे बाकी लोग। एडमिट, एडमिट, हाँ इसीलिए पासवर्ड भी चेंज कर दिया और इसीलिए एडमिट का ऑप्शन भी डाल दिया कि कोई भी ज्वाइन ना कर पाए। ऐसे तो पहले था कि नॉर्मली कोई भी ज्वाइन कर ले रहा था, मतलब जिसको भी चाहिए, कोई तो नहीं कर रहा था, कर तो स्टूडेंट्स ही रहे थे मेरे ज्वाइन, लेकिन कल पता नहीं किसने ज्वाइन किया, कौन था वो भी कोई स्टूडेंट में से ही रहा होगा। ठीक है, किसी को कुछ खुराफात सूझी होगी कल। दो तीन दिन पहले वाला तो ट्रेस हो गया था ना, 2-3 दिन पहले तो कोई, उसने जिसने किया था उसने बोल दिया कि हाँ मैंने लिखा था मैसेज, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था। ठीक है, जिसको लिखा था उसने भी बोल दिया कि हाँ सर मेरे को लिखा था, जिसने लिखा था उसने भी बोल दिया कि हाँ सर मैंने लिखा था, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर किसी की बात के करने की वजह से कोई डिस्टर्ब हो रहा है, उसने लिख दिया अगर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मेरे को ना लिख के उसको लिख दिया, ठीक है, या उसको ना लिख करके मुझे बोल दिया, तो उसमें मुझे कोई इशू नहीं है। हाँ, सामने वाले जब जब एक्सेप्ट कर लेता है ना सामने वाला कि हाँ मैंने गलती की, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कुछ नहीं डांटूंगा उसको। लेकिन जब कोई एक्सेप्ट नहीं करता है ना सामने वाला, जब ये समझने लगता है कि हम बहुत तेज हैं, तो दिक्कत होने लगती है। चलिए, आ गए हैं ऑलमोस्ट सभी लोग, जितने लोग आते हैं। इनकेस कोई ज्वाइन नहीं किया होगा तो मुझे व्हाट्सएप करेगा कि ज्वाइन नहीं किया है। ठीक है, आइए, तो हमने शेयर इशू एक्सपेंस को बैंक से क्रेडिट करके इसका पेमेंट किया। अच्छा, अब ये अगर नॉर्मल कोई अकाउंटिंग होती, कोई नॉर्मल अकाउंटिंग होती, तो ये शेयर इशू एक्सपेंस जो है ये कहां ट्रांसफर होके क्लोज होता? अगर ये नॉर्मल अकाउंटिंग होती, नॉर्मल बेसिक अकाउंटिंग होती, तो ये शेयर इशू एक्सपेंस कहां क्लोज होता? बताएं बेटा, आप लोग बताएं, ये शेयर इशू एक्सपेंस का, अगर मान लो कि ये कंपनी नहीं होती, तो ये खर्चा कहां जाकर के आप इसको क्लोज करते? बोलो भाई। पीएनएल अकाउंट में क्लोज कर देते, ठीक है।
नॉर्मल इसको आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पीएनएल अकाउंट में क्लोज कर देते। ठीक है, तो मैं 2 एंट्री लिख रहा हूं। ठीक है, ध्यान से मैं 2 एंट्री लिख रहा हूं। ऐसा मैं क्यों लिखूंगा मैं ये बता देता हूं। सबसे पहले मैं यहां एक अकाउंट को डेबिट कर रहा हूं, एसपीएल अकाउंट डेबिट। एसपीएल अकाउंट डेबिट, एसपीएल का मतलब होता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, आप बोलेंगे सर ये एक तो आप बोल रहे हैं अकाउंट और दूसरा आप बोल रहे हैं स्टेटमेंट। तो मैंने बोला बेटा कंपनीज में जब हम आपको पढ़ाएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो हम आपको बताएंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनता है। ठीक है, इसीलिए मैंने यहां पे एसपीएल अकाउंट डेबिट किया है। ठीक है, किताबों में नहीं मिलता है तो ना मिले, कोई टीचर अगर नहीं एक्सेप्ट करता है तो उससे बहस नहीं कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट ईयर जब आप अच्छे तरीके से 12th पास करके सीपीटी फाउंडेशन में जाएंगे या आगे आने वाले सालों में जब आप सीए के फील्ड में उतरेंगे तो ये अकाउंट आपको बहुत भली भांति पहचान में आएगा और फिर ये आपकी जिंदगी दिन रात खराब किया करेगा। ठीक है, तो तब आपको इससे बहुत अच्छा परिचय हो जाएगा। ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस हो सकता है मार्केट में टीचर्स आपकी इस बात को ना माने कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक स्टेटमेंट होता है, तो उनको बोल दीजिएगा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में तो ये चीज नहीं है, लेकिन आईएफआरएस में और इंड एएस में, ठीक है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एडॉप्टेड फ्रॉम द आईएफआरएस में अब हम पीएनएल अकाउंट का कंसेप्ट भूल चुके हैं। ये पुरानी बातें हो गई हैं, आज से 10 साल पुरानी बातें। ठीक है, अब वहां पे यूज होता है एसपीएल अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो अगर हमें क्वेश्चन इंस्ट्रक्ट नहीं करेगा कि शेयर इशू का खर्चा कहां क्लोज होगा, तो वैसे केस में हम जानते हैं, बोला भी बच्चे ने कि सर पीएनएल अकाउंट में क्लोज होगा, तो कंपनी के लिए हम पीएनएल अकाउंट ना लिख के बेटा एसपीएल अकाउंट लिखते हैं। एसपीएल अकाउंट डेबिट टू शेयर इशू एक्सपेंस अकाउंट, जो भी अमाउंट था 20,000 रुपया, ये यहां हो जाता क्लोज, हो जाता। ठीक है, ये एक्चुअल एंट्री अभी मैंने नहीं की है, ये नॉर्मल एंट्री है जब आपको कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया हो रिगार्डिंग शेयर इशू एक्सपेंस। ठीक है, मेरे बात को एकदम वर्ड बाय वर्ड क्लियर लीजिएगा, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग करके मिसअंडरस्टैंडिंग मत कर लीजिएगा। लेकिन क्योंकि यहां क्वेश्चन में एकदम क्लियर लिखा हुआ है कि शेयर इश्यू एक्सपेंसेस वर टू बी रिटन ऑफ अगेंस्ट सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, दैट्स व्हाई मैं यहां स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ना यूज करके, सामने वाले ने मुझे इंस्ट्रक्शन दिया है तो मैं इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके यहां कौन सा अकाउंट डेबिट कर रहा हूं, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट। ठीक है, क्योंकि ऐसा बुक में लिखा हुआ है, ऐसा आपको क्वेश्चन इंस्ट्रक्ट करता है, द क्वेश्चन इज इंस्ट्रक्टिंग यू टू डू दिस। आइए तो फिर एक और बात करते हैं। अब क्या बात आ सकती है किसी के दिमाग में, तो कोई बच्चा अगर बहुत सिंसियरली फर्स्ट डे से क्लास कर रहा होगा तो उसके दिमाग में एक बात आ सकती है, और अगर नहीं आती है तो हम आपके दिमाग में ये बात डालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पहले आपसे सोचने की कोशिश करवाते हैं कि क्या कोई बात दिमाग में आ सकती है क्या। आ सकती है बात ये कि सर आपने जब सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व पढ़ाया था तो आपने एक सेक्शन की चर्चा की थी, सेक्शन 52 सबसेक्शन 2, which gives you the 5 different things in which the amount of the balance of security premium reserve can be utilized by the company, जिसमें से आपने 2 चीजें बताई थी, एक आपने बताया था बोनस इशू और दूसरा आपने बताया था बाई बैक। बोलिए भाई,
जिन लोगों ने ये क्लास की थी, क्या मैंने बोनस इशू और बाईबैक के बारे में बताया था कि सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा बोनस इशू और बाईबैक के लिए खर्च किया जा सकता है। और 3 पॉइंट मैंने बोला था कि जब समय आएगा तब आपको समझा देंगे, ठीक है। 3 पॉइंट मैंने उस टाइम रोक लिया था। तो सर क्या उन 3 पॉइंटों में से एक पॉइंट है क्या जिसमें कि हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का पैसा शेयर इशू एक्सपेंस के लिए यूज कर सकते हैं? तो हाँ भाई, ये पॉइंट है। ये पॉइंट लिखा हुआ है सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 के 3rd नंबर पे। राइटिंग ऑफ द एक्सपेंस ऑफ द share issue or commission paid or discount allowed on any issue of shares or debentures of the company। कहने का मतलब सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 के हिसाब से सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का ये वाला यूटिलाइजेशन प्रॉपर है, इट इज अंडरस्टैंडेबल, इट इज प्रॉपर, हम ये कर सकते हैं। तो भाई हमारा कंपनीज एक्ट जब तक अलाउ नहीं करेगा, आपको क्वेश्चन भी कोई ऐसी चीज नहीं देगा जो डिसअलाउड हो, ठीक है। इट इज अलाउड एज पर सेक्शन 52, दैट्स व्हाई इट हैज बीन रिटन कि शेयर इशू एक्सपेंस को आप सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के साथ में एडजस्ट करके राइट ऑफ कर दीजिए। सर अगर ऐसा कोई क्वेश्चन होगा जिसमें शेयर इशू एक्सपेंस तो लिखा हुआ होगा लेकिन राइट ऑफ करने के बारे में कोई जानकारी नहीं दी होगी, कोई इंस्ट्रक्शन सर नहीं दिया होगा, उस केस में अपने लोग क्या करेंगे? तो उस केस में अपने लोग शेयर इशू एक्सपेंसेस को पहले फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे क्वेश्चन में कि क्या ये क्वेश्चन प्रीमियम पर था, और अगर ये क्वेश्चन प्रीमियम पे था तो क्या मेरे पास में इतना सफिशिएंट प्रीमियम अवेलेबल है। जैसे इस क्वेश्चन में मैं अगर सफिशिएंसी चेक करूं, ठीक है, ये बेटा ये सारी बातें किताब में नहीं लिखी हुई हैं, ये सारी बातें आपको मुझसे ही सुन के याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो ये कहीं पे नोट डाल के बुक में नहीं लिखा हुआ है कि बुक पढ़ के आप सीख जाइएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले सफिशिएंसी चेक करेंगे कि वेदर वी हैव द सफिशिएंट अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम अवेलेबल और नॉट। तो अब जैसे कि इस क्वेश्चन में तो दे दिया कि सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ कर दो, तो आंख बंद करके राइट ऑफ कर देंगे। लेकिन अगर नहीं देता तो वी विल चेक द सफिशिएंसी। तो हम देखेंगे कि अच्छा 1,20,000 रुपया यहाँ सिक्योरिटी प्रीमियम है, और भी अपन का कुछ सिक्योरिटी प्रीमियम था, हाँ यहाँ सिक्योरिटी प्रीमियम है। कहने का मतलब मेरे पास में 1,20,500 रुपया सिक्योरिटी प्रीमियम है। तो मैं आराम से कंफर्टेबली सिक्योरिटी प्रीमियम से इस खर्चे को राइट ऑफ कर सकता हूं, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपके पास में सिक्योरिटी प्रीमियम ना हो उस क्वेश्चन में, ठीक है, या सिक्योरिटी प्रीमियम हो और बैलेंस आपके शेयर इशू एक्सपेंस से कम बैठता हो, ठीक है। फर्ज करो कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में आपका मात्र 10,000 रुपया ही हो और आपको शेयर इशू एक्सपेंस राइट ऑफ करना हो 20,000 रुपए का, तो 10,000 रुपया सिक्योरिटी प्रीमियम से कर देना और बाकी को SPL अकाउंट में डेबिट कर देना, मतलब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट कर देना, ठीक है। क्या सर क्वेश्चन का इंस्ट्रक्शन नहीं देने के बावजूद भी शेयर इशू एक्सपेंस को राइट ऑफ करेंगे? तो जी, क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन दे, क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन ना दे, अगर शेयर इशू एक्सपेंस की चर्चा कहीं भी क्वेश्चन में है तो आपको उसको बेझिझक राइट ऑफ करना है, बिना कुछ सोचे समझे, ठीक है। सर अगर सिक्योरिटी प्रीमियम दिया ही नहीं है, 1 रुपया भी सिक्योरिटी प्रीमियम की चर्चा नहीं है, देन तो सबसे आसान काम है, सीधे सीधे जितना भी शेयर इशू एक्सपेंस है सबको उठा के स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर दो। कहने का मतलब इंस्ट्रक्शन क्लियर हो गया। सर इफ द कंप्लीट इंस्ट्रक्शन इज गिवन अबाउट शेयर इशू एक्सपेंसेस देन डू एज पर इंस्ट्रक्शन। If nothing is given about the instruction and no security premium amount is there, use SPL। कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बेटा लिख के मत चले आना, ठीक है। कंपनी में अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख के चले आओगे तो भैया आंसर गलत हो जाएगा, कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता ही नहीं है, ठीक है। आप इतने इसके साथ में कैसे कह रहे हैं कि सर नहीं बनता है? तो भाई आप जब शेड्यूल 3 पूरा देखेंगे
ठीक है, आप जब फॉर्मेट देखेंगे कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट का शेड्यूल 3, तो उसमें आप पाएंगे कि भाई नहीं बनता है। ठीक है, तो उस फॉर्मेट में आपको पता चलेगा कि हम लोग कभी भी उसको पीएनएल अकाउंट नहीं बोलते हैं, हमेशा हम लोग उसको क्या बोलते हैं, एसपीएल बोलते हैं। हमेशा हम लोग उसको क्या बोलते हैं, एसपीएल बोलते हैं। ठीक है, आइए हम आपको दिखा भी देते हैं, हम आपको दिखा भी देते हैं। देखिए, अगर आपको दिख रहा होगा, अगर आपको दिख रहा होगा तो यहां पे XXX प्राइवेट लिमिटेड के नीचे आपको दिख रहा होगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर इंडेड। ठीक है, थोड़ा और नजदीक ले जाके मैं आपको दिखा देता हूं। इट इज रिटन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो भाई यही होता है, ये स्टेटमेंट होता है। मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट भेज देता हूं आपके रेफरेंस के लिए या किसी और को दिखाने के लिए, इन केस अगर कहीं पे कोई कंफ्यूजन होता है। ठीक है, तो जब भी आप कोई भी एक्सपेंसेस को कंपनीज के अंदर राइट ऑफ करोगे, तो कंपनीज के अंदर राइट ऑफ करते हुए ये बात ध्यान रखना बेटा कि वहां प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मत लिख देना, एसपीएल लिखना। ठीक है, तो मेरे तरफ से मुझे लगता है कि ये पूरा क्वेश्चन मैंने एकदम कंफर्टेबली आपसे डिस्कस कर दिया है और आपको समझ में आ गया होगा। इन केस अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से यहां तक के डाउट रेज करके पूछ लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूं, और नहीं है तो आप, हाँ बोलिए बेटा। हम्म 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 नहीं, पहले आप सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस यूज करेंगे और तभी फिर आप, अगर बैलेंस उसमें नहीं होगा तो आप एसपीएल यूज करेंगे। फर्स्टली यूज द सिक्योरिटी प्रीमियम बैलेंस, देन अगर आपके पास बैलेंस और बच जाता है तो आप एसपीएल यूज करेंगे, और अगर सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है देन आप एसपीएल यूज कर सकते हैं। जी बिल्कुल, अगर आपके पास क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस है, देन आंख बंद करके सबसे पहले सिक्योरिटी प्रीमियम यूज करेंगे। यही यही सेटलमेंट का प्रोसीजर ही है, पहले सिक्योरिटी प्रीमियम से सेटल होता है, और अगर फिर कुछ पैसा बच जाता है, उतना सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं होता है, तो फिर हम उसको सेट ऑफ करते हैं अपने एसपीएल से। ठीक है, क्या यहां तक आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया? क्या यहां तक ये क्वेश्चन समझ में आ गया? ठीक है, तो अगर बेटा आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो आपका काम क्या है, आपका काम है इसकी बैलेंस शीट बनाना। ठीक है, आपका काम है इस क्वेश्चन की बैलेंस शीट बनाना और ट्राई करना कि आप इसकी बैलेंस शीट बना पाते हैं कि नहीं बना पाते हैं। ठीक है, ट्राई करेंगे आप कि आप इसकी बैलेंस शीट बना पाते हैं कि नहीं बना पाते हैं। अगर नहीं बना पाएंगे तो हम कल की क्लास में इसकी बैलेंस शीट बना करके और फिर आगे के सम्स पे बढ़ेंगे। ठीक है, जो आगे मुझे और डिस्कस करना है मैं उस सम्स पे बढ़ूंगा। ठीक है, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैं आपको ये बता दूं कि अब मुझे 3-4 ही ऐसे पॉइंट बताने हैं जो कि नए रह गए हैं। ठीक है, नए न्यू पॉइंट्स, मतलब कि वर्किंग्स में तो अब मुझे कोई नई वर्किंग नहीं बतानी है। थियोरेटिकल वी आर लेफ्ट विद 5 to 6 मोर पॉइंट्स जो कि मुझे आपसे डिस्कस करने हैं। ठीक है, और अब है क्या रह गया इस चैप्टर में, तो इस चैप्टर में रह गई टेक्निकलिटी। एंड टेक्निकलिटी इज व्हाट? टेक्निकलिटी इज द डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो कि आपको हैंडल करना पड़ेगा, जो मैं आपको हैंडल करना सिखाऊंगा। हर दिन एक या दो नए टाइप का क्वेश्चन, हर दिन एक या दो नए टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, बिकॉज प्रोसीजर के रूप में जो मैं बात करूं कि व्हाट आर द प्रोसीजरल थिंग्स, एनीथिंग लेफ्ट टू बी स्टडीड, नो एनी प्रोसीजर्स आर नाउ लेफ्ट टू बी स्टडीड। प्रोसीजर सब कुछ नहीं है, हाँ टेक्निकलिटीज आर देयर, ऐसे घुमा के वैसे घुमा के, इधर घुमा के उधर घुमा के, इतना रुपया दिया इतना नहीं दिया, इतना दिया इतना नहीं दिया, इतना पे पैसा आया उतना पे नहीं आया, दैट टेक्निकलिटीज आर लैगिंग। ठीक है, वो चीजें बची हुई हैं। प्रोसीजरल वी आर ओके, प्रोसीजर के हिसाब से हम लोग ओके हैं अब।
ठीक है। और अगर आपसे क्वेश्चंस अब बन रहे हैं तो अच्छी बात है, क्वेश्चंस अगर नहीं बन रहे हैं तो दैट आर पॉइंट ऑफ कंसर्न। कल हम लोग एक बार फिर से क्वेश्चंस रिकंसिलेशन करेंगे बैठ करके, दोनों बुक से, टीएस गरेवाल से भी, डीके गोयल से भी, और कोशिश करेंगे कि एससी शर्मा से भी हम एक बार रिकंसिलेशन कर दें, ताकि फिर से रिफ्रेश आपको कर दें कि आपको कहां तक क्या क्या चीजें बना लेनी है। जहां तक ऑलरेडी मैं आपको होमवर्क दे चुका रहूंगा उसको भी एक बार देख लेंगे, और उसके बाद आगे फिर हम लोग और आगे चीजों को लेके बढ़ेंगे, उसको भी हम लोग देख लेंगे। ठीक है, मैंने 2 दिन आपको पॉज दे दिया, एक दिन कल तो नेट की वजह से मुझे पॉज देना पड़ गया आपको। ठीक है, परसों मैंने इंटेंशनली आपको पॉज दे दिया। तो अब मेरे ख्याल से लगता है कि कुछ जो आपका बैकलॉग था वो क्लियर हुआ होगा। अगर बैकलॉग क्लियर हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं क्लियर हुआ है तो बेटा क्लियर कीजिए। ठीक है, और एक चीज ये भी माइंड में रखिए कि एवरीथिंग इज गोज राइट, अगर सारी चीजें सही जाती हैं तो 21 सितंबर से, 21 कहने का मतलब है कि मैं 22 या 23 से बात करूंगा। ठीक है, हम लोग जो एस्टैब्लिश्ड एसओपीज गवर्नमेंट की तरफ से इशू हुआ है उस एसओपीज को स्ट्रिक्टली फॉलो करके, एकदम स्ट्रिक्ट का मतलब होगा 100% स्ट्रिक्ट, ठीक है, एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो करके हम लोग कोशिश करेंगे कि प्रेमाइसेस ऑन करें। ठीक है, और आपसे भी ये मेरा ये रहेगा, आप लोग भी सारे गाइडलाइंस जो हम इशू करके आपको भेजेंगे उस गाइडलाइंस को एडर करके आप अपनी क्लासेस मेरे साथ में आकर के चालू करें। दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर बोथ ऑफ अस, आपके लिए भी हमारे लिए भी। ठीक है, जो लोग नहीं कर पाएंगे, जो लोग अभी मुजफ्फरपुर में नहीं हैं, ठीक है, या कहीं बाहर से मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं, अभी मुजफ्फरपुर नहीं आ पा रहे हैं, उनके लिए उसी बैच में, ठीक है, जो बैच चलेगा फेस टू फेस, उसी बैच में जैसे यहाँ अरेंजमेंट है वैसे ही मैं अरेंजमेंट करने की कोशिश करूंगा। लेकिन मैं चाहूंगा कि मुजफ्फरपुर में जितने लोग हैं, ठीक है, वो लोग स्ट्रिक्ट एसओपी फॉलो करके फेस टू फेस आ जाएं। ठीक है, इस पे हम लोग और बातें करेंगे, अभी तो 20 दिन बाकी है, तो 20 दिन में हम लोग और हम अपनी तरफ से क्या आपको प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है, आपको अपनी तरफ से क्या सिक्योरिटीज मेंटेन करनी है, ठीक है, कितने बैचेस में कितने में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। एक तो पक्का है कि 20 बच्चों से ऊपर का बैच नहीं होगा, बैच होगा तो उसमें 20 बच्चे होंगे, बिकॉज मेरे पास में 12-13 बेंच की कैपेसिटी होगी, हर बेंच पे 2 कॉर्नर पे बच्चे बैठेंगे, एक राइट मोस्ट कॉर्नर पे एक लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर पे, 2 बच्चे बैठेंगे, उससे ज्यादा बच्चे बेंच पे नहीं बैठेंगे, चाहे मुझे 2 बैच पढ़ाना पड़े, 3 पढ़ाना पड़े, 4 पढ़ाना पड़े, जितना भी पढ़ाना पड़े। ठीक है, वो तो एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो होगा, और बाकी एसओपीज जो भी होंगी वो फॉलो करा करके हम लोग इस चीज को स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। बिकॉज अब आपका पेपर बहुत नजदीक है, सिलेबस जो भी अपना कवर हुआ है वो ओके है, लेकिन अब हम लोगों को फेस टू फेस अगर गवर्नमेंट अलाउ कर रही है तो आ सकने का उम्मीद अगर है तो हम लोगों को इसको प्रैक्टिकल बनाना पड़ेगा। ठीक है, और जो भी प्रिकॉशनरी मेजर्स होंगे हम और आप दोनों को लेने पड़ेंगे। ठीक है, बिकॉज हार्ड टाइम दोनों को करना पड़ेगा इन चीजों को। ठीक है, शाम की क्लास में हम लोग मिलते हैं, शाम की क्लास में आगे हम लोग बढ़ेंगे, और बाकी आप लोग होमवर्क बनाइए, जिसको जो डाउट है वो लोग डाउट, बहुत सारा होमवर्क है, जो प्रीवियस बैच के बच्चे हैं उनको भी बहुत होमवर्क है, इस बैच वाले बच्चों को भी बहुत होमवर्क है, मेरे हिसाब से आप लैग कर रहे हैं होमवर्क में।